आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। और अब भी लगभग वही चल रहा है। पुलवामा में जो कुछ हुआ, जो अफसोसनाक हादसा हुआ, आज इमरान खान ने भी अपना बयान जारी किया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि सबूत दो तो हम कार्रवाई करेंगे। तो इस पे मुझे याद आया कि चाहे वो मुंबई अटैक हो या फिर पठानकोट हो, उरी हो, कितने सारे डोजियर सबूत दिए गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। इमरान खान ने यह भी कहा कि जो पुलवामा में हुआ उसको पाकिस्तान में को ना घसीटें, क्योंकि ये आपके लोकल कश्मीरी का था। लेकिन वो ये भूल गए कि जैश ए मोहम्मद ने बाकायदा क्लेम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि पुलवामा में जो हमला हुआ वो उसने कराया, और जैश ए मोहम्मद और उसका लीडर मौलाना मसूद अज़हर पाकिस्तान में है, बहावलपुर में उसका हेडक्वार्टर है, ये दुनिया जानती है। तो एक तरफ ये कहना और दूसरी तरफ इन सबूतों को नकारना वो ठीक नहीं था। और फिर दुनिया जानती है कि मौलाना मसूद अज़हर हों या फिर सैयद सलाउद्दीन हो या फिर हाफिज़ सईद हो, दाऊद इब्राहिम हो, जितने हमारे हिंदुस्तान के दुश्मन हैं वो पाकिस्तान में हैं। तो वाकई अगर इमरान खान पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसा उनका कहना है कि अब पाकिस्तान की एक नई सोच है, और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद से पाकिस्तान के 70,000 पाकिस्तानी लोग भी मारे गए। अगर वाकई ये सब कुछ है और ईमानदारी से वो कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऐसे लोगों को उनको अपनी ज़मीन से हटाना चाहिए, और चूँकि भारतीय कानून को ज़रूरत है, इन लोगों को सौंपना चाहिए। और फिर वो आतंकवाद अगर वो पनपने दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी आंच पाकिस्तान पर भी आएगी। हम तो झेल ही रहे हैं। तो अगर ईमानदारी कोशिश करें तो शायद ये सब बंद हो सकता है, लेकिन सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें थी, भारत सरकार ने भी इसका जवाब दिया कि आपके पास ऑलरेडी सबूत है, आप बच नहीं सकते हैं। अब ये जो सारी बातें हो रही हैं या सारी चीज़ें हो रही हैं, जाहिर सी बात है इसकी जड़ में कश्मीर है। तो मुझे आज लगा कि क्यों ना, हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन कश्मीर है क्या, कश्मीर की कहानी क्या है, कश्मीर में ये उथल पुथल क्यों है, कश्मीर में आतंकवाद कब से है, क्या शुरू से ही कश्मीर ऐसा रहा, आज़ाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर क्या था, आज़ादी के बाद क्या हुआ, कश्मीर के फिर टुकड़े कैसे हुए। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ और आज कश्मीर की ही कहानी सुनाऊँ। करीब 700 साल पुरानी बात है, मतलब 1300 की बात होगी। एक शमशुद्दीन शाह मीर कहते हैं कि इन्होंने कश्मीर की खोज की, और ये कश्मीर के हुक्मरान थे शमशुद्दीन शाह मीर। और एक ख़ूबसूरत वादी उसकी तलाश हुई, उसके बाद वहाँ पे मीर की जो पूरी वंश थी फिर वो आगे चली। इस बीच में कई राजा आए, नवाब आए, उन्होंने धीरे धीरे कश्मीर को संवारा, सजाया, और चिनार गुलदार की खुशबू जिसके लिए कश्मीर मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए, और धीरे धीरे कश्मीर बनता गया। और एक वक्त आया जब इसको ज़मीन के जन्नत का भी नाम दिया गया कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीस्त अमीस्त अमीस्त अमीस्त, मतलब ये फ़ारसी है, लेकिन ये कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो ये कश्मीरी है। तो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद आज़ादी से पहले कश्मीर के ऊपर तब कुछ लड़ाई नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और उस वक्त वहाँ पे राजा हरि सिंह की हुकूमत थी। राजा हरि सिंह जो है इसके कश्मीर के राजा थे, और उन्हीं के उसमें कश्मीर फल फूल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और इस रियासत पर जो एक्चुअली जो इनका वंश था, इसको कहते हैं डोगरा राजपूत वंश, जो राजा हरि सिंह के थे। तो डोगरा राजपूत वंश के का शासन था, और राजा हरि सिंह इसके राजा हुआ करते थे। और राजा हरि सिंह जब यहाँ पे थे तो उस वक्त जो कश्मीर, असली जो कश्मीर उस वक्त, चूँकि उस वक्त तक टुकड़ा नहीं हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान भी नहीं हुआ था, तो जो कश्मीर की सीमा थी, जो बॉर्डर था, वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट बॉर्डर से टच करता था। एक रूस, एक चीन और एक अफ़गानिस्तान। तो इस हिसाब से भी चूँकि बॉर्डर आप टच कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती थी आपकी सिक्योरिटी की वजह से, आपकी बाकी चीज़ों को लेकर। तो उस वक्त कश्मीर इन बॉर्डर को टच करता था, चीन को, रूस को और अफ़गानिस्तान को। धीरे धीरे उससे पहले की बात, जब आज़ादी आई या कश्मीर में हुआ, उससे भी अगर मैं पहले जाऊं तो लद्दाख तब कश्मीर का हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन
बाद में डोगरा राजपूत वंश और की जब वहाँ पे मतलब जो हुकूमत थी, तो उन्होंने फिर इसमें लद्दाख को भी मिला लिया, तो कश्मीर का दायरा और बढ़ गया। फिर 1840 में कश्मीर को अंग्रेज़ों से छीन लिया इन्होंने। तब कश्मीर की आबादी करीब 40 लाख हुआ करती थी और बॉर्डर इसके तीन और तीनों अहम बॉर्डर, चाहे वो चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे फिर अफगानिस्तान हो। तो और उस वक्त यहाँ पे 40 लाख की आबादी थी और इसमें से 68% आबादी तब भी मुस्लिमों की थी। बात फिर आई बंटवारे की 1947 की। तो उस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। और कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना तब कायदे आज़म जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। और तर्क ये दिया था उस वक्त, एग्जाम्पल ये दिया था कि जैसे गुजरात के जूनागढ़ में हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, तो उसे इसलिए गुजरात को जो है वो हिंदुस्तान को दे देना चाहिए। उसी तरह कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, इसलिए कश्मीर को मुसलमानों को दे देना चाहिए। लेकिन राजा हरि सिंह उस वक्त इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। और कहते हैं कि राजा हरि सिंह उस वक्त ये चाहते थे कि वो एक आज़ाद कश्मीर की तरह उनकी अपनी रियासत चले। हिंदुस्तान में अलग अलग बहुत सारी ऐसी रियासत थी जिन्हें हमने फिर संघ के तौर पे मिलाया उनको हिंदुस्तान के साथ। तो उसमें उस वक्त एक कश्मीर भी रियासत थी। तो पाकिस्तान चाहता था कश्मीर उसके साथ जाए क्योंकि मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। हिंदुस्तान चाहता था कि कश्मीर हमारे साथ रहे। लेकिन फ़ैसला लेना था आखिरी राजा हरि सिंह को। और राजा हरि सिंह तब तक ये थे कि नहीं, हम एक आज़ाद रियासत के तौर पे रहेंगे, और वो भारत के साथ विलय करने से कतरा रहे थे। इसी बीच में 47 में बंटवारा हो गया और अगस्त के बाद अंग्रेज़ भी चले गए। अब जब अंग्रेज़ चले गए तो विलय की कोशिशें और ये सारी चीज़ें अधूरी रह गई। और दूसरे हफ्ते में अंग्रेज़ों के जाने के बाद अब सारी चीज़ें फिर भारत और पाकिस्तान के ही ऊपर आ गई कि ये क्या चाहते हैं, क्या होगा। पर हरि सिंह तैयार नहीं थे भारत के साथ विलय करने के लिए। इसी बीच में क्या हुआ कि जो आज़ादी मिली हमें 15 अगस्त 1947 के, उसके ठीक 9 हफ्ते के बाद ही पाकिस्तान बन चुका था। 22 अक्टूबर 1947 को अचानक कश्मीर में जिन्ना के इशारे पर कबायली हमला कर देते हैं और वो श्रीनगर पहुंच जाते हैं। और उनका मकसद ये था कि किसी तरह से कश्मीर को जबरन अपने साथ मिला लिया जाए, पाकिस्तान के साथ मिला लिया जाए, क्योंकि राजा हरि सिंह तैयार नहीं थे। और जब कबायली वहाँ पहुँचते हैं, ये कबायली बिल्कुल ही एकदम जंगली की तरह खूब लूट खसोट करते हैं। उस वक्त जितना मार काट मचा सकते थे। कहते हैं औरतों की, लड़कियों की असमत लूटी गई, इज़्ज़त लूटी गई, मारा गया, लोगों के घरों को जलाए गए और हज़ारों बेकसूर कश्मीरियों का खून बहाया गया। और कबायलियों का ये पूरा जुल्म चलता रहा। अब इन कबायलियों की मदद कर रही थी पाकिस्तान की सेना। और पाकिस्तान की सेना जो है उस वक्त बेशक वर्दी में नहीं थी, लेकिन सारे हथियार, सारी चीज़ें कबायलियों को उन्होंने बढ़ावा दिया। और उसके बाद ये लोग वहाँ पे उस वक्त पहली बार जिन्ना ने उन कबायलियों को और उनके साथ जो लड़ रहे थे मुजाहिदीन का नाम दिया था। और जब ये कबायली आए उसके बाद देखते ही देखते अचानक चूँकि ये हमला हुआ था, तो इन्होंने मुजफ्फराबाद और डोमेल शहर के एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया और श्रीनगर के करीब उरी तक पहुंच गए थे। अब एक तरफ जिन्ना कश्मीर पर कबायलियों से हमला करवा रहे थे, दूसरी तरफ कश्मीर की रियासत में बगावत पैदा करने के लिए पाकिस्तान ने एक और चाल चली। उसने जो वहाँ के मुस्लिम सैनिक थे जो राजा हरि सिंह की सेना में रियासत में कश्मीर के, उनको भड़काना शुरू कर दिया इस्लाम के नाम पर और बाकी चीज़ों के नाम पर। और उस कोशिश ये थी कि एक तरफ कबायली हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजा हरि सिंह की सेना में भी बगावत हो जाए, मुस्लिम एक तरफ हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए। तो इसमें कुछ मुस्लिम जो है वो उस भड़काने में आ भी गए और वो राजा हरि सिंह के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत कर दी। और लगातार ये मार काट सब कुछ चलता रहा और ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा था। अब हालात इतने ख़राब हो गए उस दौर में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने हमला किया था और धीरे धीरे करके वो मुजफ्फराबाद डोमेल शहर से होते हुए उरी तक पहुंच गए थे, वही उरी जिस पे अटैक हुआ था।
तो जब ये हालात बेकाबू होते गए, अब चूँकि ये एक आज़ाद रियासत है, हिंदुस्तान उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान अलग मुल्क, पाकिस्तान अलग मुल्क और कश्मीर एक आज़ाद रियासत, तो हमारे पास वो पावर नहीं था कि हम घुस के उनकी मदद करें अनऑफिशियली, जब तक वो मदद ना मांगे। और चूँकि वो हमारे साथ उन्होंने विलय भी नहीं किया था, तो उस वक्त राजा, जब हालात इतने ख़राब हो गए और मार काट मच रहा था, हज़ारों लोग मारे गए, और फिर ये जो कबायली आए थे पाकिस्तान के इशारे पे, ये भी बेलगाम हो गए और इन्होंने फिर अंधाधुंध कोहराम मचा दिया। ऐसे वक्त में महाराजा हरि सिंह के सामने अब सिर्फ 3 रास्ते थे इन चीज़ों से बचने का, कि पहला जो हो रहा है उसको होने दें, लूट खसोट के बाद वो चले जाएंगे, या फिर जो भी जितनी ज़मीन छीनी है छीन लेंगे, जो बच गया वो उनके पास बचे। दूसरा ये था कि उन कबालियों से मुकाबला करें जो हमला जिन्होंने किया है और जो इस तरह से मारकाट मचा रहे हैं। हालांकि ये राजा हरि सिंह के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज और इतने असला बारूद और ये सारी चीज़ें नहीं थी। और तीसरा और आखिरी रास्ता ये था कि वो भारत से मदद लें और कश्मीर को बचा लें। भारत के साथ मुश्किल ये थी कि वो राजा हरि सिंह की मदद किस बिना पे करे, जब तक कि वो मदद ना मांगे। सैन्य कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती थी जब तक कि विलय ना हो जाए। तो ये सारी उधेड़ बुन चलती रही, हालात ख़राब होते गए और अकेले मुकाबला कर नहीं पा रहे थे। तो आखिरकार राजा हरि सिंह ने लास्ट में ये फैसला किया कि वो इस हालात से निपटने के लिए भारत से बातचीत करेंगे, भारत से मदद लेंगे। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने हमला किया था। 24 अक्टूबर तक वो उरी पहुंच चुके थे, अब कभी भी श्रीनगर पे धावा बोल सकते थे। ऐसी सिचुएशन में 25 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू पहुंचते हैं, दिल्ली को खबर करते हैं। दिल्ली की नज़र लगातार इन चुके हालात पे, ठीक है मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन सारी चीज़ों पे लगातार नज़र थी। 25 अक्टूबर को ये जम्मू पहुंचते हैं और 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह भारत सरकार के साथ बाकायदा कश्मीर के भारत विलय को लेकर संधि पत्र पर दस्तखत कर देते हैं। इस दस्तखत का मतलब ये था कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा है। जैसे ही ये संधि पत्र पे दस्तखत किया जाता है, अब कश्मीर भारत की जिम्मेदारी है, चूँकि वो भारत का एक राज्य हो गया है। और कश्मीर के जो राजा हैं, जो उस रियासत के मुखिया हैं राजा हरि सिंह, उन्होंने बाकायदा मुआहदे पे, इस संधि पे दस्तखत किया। और कहते हैं कि हमलावर जब ये दस्तखत कर चुके थे तो श्रीनगर से सिर्फ 1 मील की दूरी पर थे। अब आगे कुछ भी हो सकता था। तो जब ये दस्तखत कर लिया तब भारत सरकार की जिम्मेदारी आ गई और फ़ौरन भारत सरकार ने फैसला किया कि इन कबायलियों से निपटना होगा। और चूँकि सब कुछ आनन फानन में हो रहा है, एक तो पहाड़ी मोर्चा, जंगी सामान, चूँकि सप्लाई रास्ते पहाड़ी, वहाँ पे पहुँचाना मुश्किल होता है, मैप की कमी, इन सारी चीज़ों की बावजूद भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक वो कश्मीर पहुँचते हैं और कबायली ठिकानों और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हमला बोल देते हैं। अब असली लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। धीरे धीरे करके भारतीय सेना जो उरी से पहले तक जहाँ जहाँ कबायली घुस चुके थे, कब्ज़ा कर चुके थे, वहाँ से उसको पीछे खदेड़ना शुरू करते हैं। वो पीछे हटते जाते हैं और कबायलियों से ये जो छीनी हुई ज़मीन थी वो हम वापस लेना शुरू कर देते हैं। एक एक चौकी, एक एक इंच ज़मीन के लिए तब लड़ाई होती है। उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज कश्मीर में तब ये सोच कर आई थी कि ताकत के बूते पर एक राजा हरि सिंह उससे निपट लेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजा हरि सिंह अचानक विलय कर लेंगे और भारत के साथ चले जाएंगे और भारतीय फ़ौज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसलिए उनको अब यहाँ पे मार खानी पड़ी। करीब 8 महीने की जंग चलती है इसके बाद, अक्टूबर के बाद, 26 अक्टूबर के बाद, और 8 महीने ने बल्कि उससे कुछ कम महीने, 2/3 कश्मीर पर भारत फिर से कब्ज़ा कर चुका होता है और भारतीय की जो सेना है वो जीत का परचम लहरा देती है। जो चीज़ें कश्मीर, जो पाकिस्तान और कबायली अपने पास ले गए थे, और ये फिर भी लड़ाई छिटपुट चलती रहती है। पूरे 1 साल 2 महीना और 1 हफ्ते तक ये लड़ाई चलती है कबायलियों, पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के बीच। 1 साल 2 महीने और 1 हफ्ते, और इसके बाद ये लड़ाई ख़त्म होती है, क्योंकि मसला अब कश्मीर का संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद 5 जनवरी 1949, 5 जनवरी 1949 को सीज़ फायर का ऐलान होता है यूएन की अगुवाई में।
और इस सीज़ फायर में ये तय होता है कि जो इस वक्त सेना, मतलब 5 जनवरी 1949 को जो सेना जहाँ पर है, जिस हिस्से में है, वो उसका है और उसे ही युद्ध विराम रेखा माना जाएगा। युद्ध विराम रेखा मतलब 5 जनवरी 1949 को जो जिस जगह पर है, जो जिसके कब्ज़े में है, वो उसके कब्ज़े में माना जाएगा और युद्ध विराम रेखा माना जाएगा उसको, जिसको बाद में हम लोग आसान ज़ुबान में कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान के साथ कई हमारी सीमाएं लगती हैं, बॉर्डर लगती हैं, लेकिन LOC सिर्फ जो है वो कश्मीर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये UN की वजह से फिर ये हुआ कि जो जहाँ पे हैं, और जब युद्ध विराम जब हुआ तो वो LOC कहलाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। इस तरह जब ये चीज़ें हो गई, हालांकि इस पर कई बहस होती है 5 जनवरी 1949 को कि अगर हम ना करते तो शायद जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी हमारे हिस्से में होता, थोड़े दिन और हम लड़ते, लेकिन उस वक्त के हालात कुछ और थे। नई नई आज़ादी मिली थी, हमारे पास सारे असलहे से लेके बाकी चीज़ों की पूरी तैयारी नहीं थी, और हुकूमत करना, शासन चलाना, सेना, ये सारी चीज़ें, इन सब में हम नए थे, तो शायद और भी कुछ अड़चनें थी। लेकिन खैर 1 साल 2 महीना 1 हफ्ता और 3 दिन के बाद जब ये जंग रुकी और UN के साथ समझौता हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल खींची, तो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज हम लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और उसमें जो है गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बालिस्तान शामिल है। जब कबायलियों ने हमला किया था तो ये गिलगिट और बाल्टिस्तान जो है ये हमारे पास था, मतलब राजा हरि सिंह के पास था। ये 2 चीज़ हम लोग नहीं ले पाए और इस तरीके से फिर कश्मीर के टुकड़े हो गए। जो हमारे हिस्से में आया वो हमारे हिस्से में आया, बाकी जो उस वक्त जो सिचुएशन था उस दिन का, तो वो पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब ये लड़ाई ख़त्म हो गई। इसके बाद हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का विलय हो गया, हम मिल गए, सब कुछ हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने तब भी, उसके बाद भी कश्मीर को चैन से कभी रहने नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में ये था कि कश्मीर को हमें पूरा लेना है। और यही वजह है कि वो लगातार फिर उसके बाद इस तरह की हरकतें करता रहा कि किस तरीके से कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले। अब उसके लिए जो पाकिस्तान ने किया, 48 में जंग, 65 में जंग, 71 में जंग, ये 3 लड़ाई लड़ी हमने। तीनों में पाकिस्तान की हार हुई और फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। कश्मीर को लेकर उसकी जो पूरी कोशिश थी वो जारी रही। इधर कश्मीर में इस दौरान में लगातार चीज़ें बदलती रहीं। उसके बाद कश्मीर नॉर्मल हुआ, शांत हुआ और कुछ चीज़ों के साथ कश्मीर में अपनी सरकार चलती रही, लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद तब नहीं था। कहते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने, अच्छा जब राजा हरि सिंह की बात थी कि जब विलय वाली बात और इसके बाद ये सब जंग ख़त्म हो गई, तो उस वक्त वहाँ के माहौल इतने अच्छे और सौहार्दपूर्ण थे कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, हिंदुओं की आबादी कम थी। उसके बावजूद जो वहाँ के मुस्लिम थे वो भी चाहते थे कि कश्मीर भारत के साथ चला जाए, कश्मीर भारत में मिले। और इसकी आवाज़ जो वहाँ के कश्मीर के बड़े मुसलमान थे वो हमेशा उठाते थे, और ये चीज़ पाकिस्तान को पसंद नहीं थी। पाकिस्तान की तमाम हरकतों के बाद, 3 जंग हारने के बाद कश्मीर फिर भी नॉर्मल रहा और करीब 40 साल तक, मतलब ये 47 में सब कुछ हुआ, 3 जंगें हुई, लेकिन उसके बाद भी कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई वहाँ आतंकवादी और टेररिज्म सब कुछ हो। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। धीरे धीरे वहाँ चुनाव हुए, सरकारें आई, कश्मीर डेवलप हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन 1987 में कश्मीर पहली बार अलगाववाद और आतंकवाद की तरफ गया था। हालांकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कश्मीर के आतंक और अलगाववाद की जो बुनियाद पड़ी थी वो पड़ी थी जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसको अब JKLF हम लोग कहते हैं, जब इसका गठन हुआ था 1977 में, अमानुल्लाह खान ने JKLF का गठन किया था।
और एक नाम याद होगा आप लोगों को, मकबूल बट। इसकी जो स्थापना की गई थी वो इंग्लैंड में की गई थी, और बट जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था, मकबूल बट। और इस JKLF का मेन जो मकसद था 1977 में वो ये कि आज़ाद कश्मीर, जो 47 में हालत थी कि कश्मीर किधर जाए, राजा हरि सिंह ने समझौता कर लिया, ये वापस फिर से पहली बार इसकी सुगबुगाहट 77 में उठती है, और इसके लिए JKLF का गठन होता है। और मकबूल बट इस आज़ाद कश्मीर की मांग को लेकर पहली बार एक टेरर की कार्रवाई करता है, और वो 1971 में इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक करता है और भारत पे दबाव बनाता है। लेकिन इस हाईजैकिंग के बाद भारत के दबाव के चलते पाकिस्तान जो है मकबूल बट को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद 2 साल के बाद ही उसे छोड़ भी दिया जाता है। वो वापस कश्मीर आता है, लेकिन कश्मीर आते ही श्रीनगर पुलिस उसको पकड़ लेती है एक इन्फॉर्मेशन की बिना पर, फिर उस पर मुकदमा चलता है। इधर वो जब जेल में था तब उसकी, मकबूल बट की रिहाई के लिए JKLF एक इंग्लैंड में बर्मिंघम में हमारे एक एम्बेसडर थे रविंद्र महात्रे, उनको किडनैप कर लेती है और उनकी रिहाई के बदले में वो मकबूल बट की रिहाई की डिमांड करती है, लेकिन सरकार मानती नहीं है और इसलिए बाद में रविंद्र महात्रे को मार दिया जाता है। रविंद्र महात्रे की मौत के बाद जाहिर सी बात है भारत सरकार इसका बदला लेने के लिए और एक मैसेज देने के लिए फिर मकबूल बट के ख़िलाफ़ कार्रवाई में तेज़ी आती है मुकदमे में, और 11 फरवरी 1984 को 11 फेब 1984 को मकबूल बट को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। कहते हैं कि 84 में जब मकबूल बट को फांसी दी गई तो अभी तक JKLF का जो गठन हुआ था, चूँकि लंदन में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, तो वो सारी चीज़ें बाहर थी। कश्मीर के अंदर आम कश्मीरियों को लेकर कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और ये लगा था कि ये मामला इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 84 में मकबूल बट की फांसी के बाद पहली बार कश्मीर घाटी में सुगबुगाहट आती है, और धीरे धीरे फिर ये आवाज़ें उठती हैं, लेकिन अगले 3 साल तक फिर भी सब कुछ नॉर्मल और शांत रहता है। इसी बीच में 1987 में कश्मीर विधानसभा का चुनाव होता है, और उस चुनाव में कुछ बड़े नेता हार जाते हैं। जो नेता हारते हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि चुनाव में धांधली हुई थी। तब जो मुख्यमंत्री थे वो फारूक अब्दुल्ला थे, तो ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि चुनाव में धांधली हुई, जानबूझकर धांधली हुई है, ये जो हारे हुए नेता थे पहली बार ये हथियार उठा लेते हैं। हथियार उठाने के बाद अब इनको फिर पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देता है, और यहीं से अलगाववाद और आतंकवाद पहली बार 1987 में कायदे से कश्मीर में शुरू हुआ। बहुत सारे लोग, बेगुनाहों को उस वक्त मारा जाता है, कश्मीर की फिर आज़ादी का नारा बुलंद होता है, और इसी दौरान में हालात और ख़राब होते हैं जब 1990 में अचानक कश्मीर घाटी में और कुछ जगह पे पर्चे बांटे जाते हैं, और अब पाकिस्तानी जो सेना है और बाकी है वो आतंकवादियों को ब्रेन वॉश करती है, मुजाहिदीन बनाती है और भेजती है। और जब वो कहा जाता है कि कश्मीर घाटी से तमाम जो हिंदू हैं वो कश्मीर को छोड़ दें वरना उन सबको मार दिया जाएगा, उनको 90 दिन का वक्त दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे हिंदुओं को मारा जाता है, इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, घर, पैसे, ये सारी चीज़ें लूट ली जाती हैं। तो इसके बाद हालात ख़राब होते हैं, फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है जो कि 1996 तक लगा रहता है। अब कश्मीर में पूरे जो हालात ये जो हुए एक्चुअली इसके पीछे में कि फिर अलगाववाद और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, और शुरुआत 1987 में चूँकि चुनाव में जो हारे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कहते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी ये थी कि पाकिस्तान 3 जंग हिंदुस्तान से हार चुका था, 48 हो, 65 हो, 71 हो, करगिल भी लास्ट जो अगर हम जोड़े, तो पाकिस्तान को ये लग गया था कि सीधी लड़ाई में हिंदुस्तान से जीतना उसके लिए नामुमकिन है। तो जब सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकते तो कश्मीर कैसे हाथे आए। तो पाकिस्तान ने फिर पहली बार कहते हैं कि ये मकबूल बट की फांसी के बाद एक नई चाल चली। उसने कहा अपनी फ़ौज और भारतीय फ़ौज के आमने सामने की लड़ाई की बजाय कश्मीर में जहर बोया जाए, कश्मीरी लोगों को भड़काया जाए और अपने यहाँ से मिलिटेंट और जो इस तरह के ग्रुप हैं उनको तैयार किया जाए और उनसे कश्मीर में उथल पुथल करवाया जाए, ताकि कश्मीर के आम लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए और कश्मीर में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि उसके नाम पे हम इंटरनेशनल पे जाके देखो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कश्मीर को या तो अलग कर ले या अपने साथ करा लें।
तो 3 जंग हारने के बाद पाकिस्तान ने सीधी लड़ाई तो लड़ी नहीं, उसने पैतरा ये अपना लिया कि फिर उसने आतंकवाद के ज़रिए कश्मीर में उथल पुथल करना शुरू कर दिया, और इसके लिए उसने फिर आतंकवादियों को घाटी भेजना शुरू किया, और ये सिलसिला आज 2019 तक जारी है। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि अब वो ऐसे लोगों के ज़रिए कश्मीरी लोगों को, जो लोकल लोग हैं, उनका ब्रेन वॉश कर, जो उसके आतंकवादी संगठन हैं उनको तैयार कर, अपने फ़ौज, अपनी खुफिया एजेंसी ISI, ये सारी मदद उनकी तरफ से मिलती है। इन लोगों को घाटी में भेजा जाता है और इनको जो है तैयार किया जाता है कि तुम जाकर कश्मीर में उथल पुथल करो, और वहाँ पे हालात जो है कभी अमन का ना हो, सुकून का ना हो, तुम ऐसे काम करो। तो कायदे से देखें तो 40 साल तक कश्मीर में कोई इशू नहीं रहा। 1947 25 अक्टूबर जब हमारा संधि हुआ और जब कश्मीर भारत के साथ विलय हुआ, 1947 से लेकर 87 तक, 87 में जब इस चुनाव के नाम पे विधानसभा की धांधली हुई और कुछ नेताओं ने हथियार उठाए, उसके बाद पाकिस्तान ने उनकी मदद की, और फिर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी या आमने सामने की लड़ाई लड़ने की बजाय वो कश्मीर में आतंकवादियों की आड़ में खूनी खेल खेल रहा है और लगातार खेल रहा है। और यही वजह है कि चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का, इन सारे आतंकवादी संगठनों का जो गठन है, जो इनका जन्म हुआ है, वो कश्मीर के नाम पर ही हुआ है, और ये सब कश्मीर के नाम पे ही लड़ रहे हैं। और इन सब की कोशिश एक ही है कि कश्मीर में कभी शांति ना हो, और इसी तरह उथल पुथल करके वो अपना फ़ायदा उठाएं, और ये सिलसिला आज 2019 में भी जारी है। तो ये थी पूरी कहानी कश्मीर के जन्म से लेकर कश्मीर के उथल पुथल तक, और इसमें बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि अलग अलग फेजेस आए, और कहते हैं कि इतने सालों में, करीब पिछले 30 सालों में 5000 से ज़्यादा हमारे जवान वहाँ पे शहीद हुए हैं, सिविलियंस की बहुत मौत हुई है, और इकनॉमी का बहुत नुकसान हुआ है। बीच में कुछ ऐसे दौर आए थे जब कश्मीर एक तरफ फिर से शांति की तरफ लौट रहा था, लेकिन पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता कि कश्मीर में जो है वो अमन हो, या कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ रहें। तो वो उनको बरगलाने की, उनको भड़काने की, उनको जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, आज़ादी के नाम पर भड़काता रहता है, और यही उसकी कोशिश है जो आज भी जारी है। वो कभी हमें उरी की शक्ल में, कभी पठानकोट की शक्ल में, कभी मुंबई अटैक की शक्ल में, कभी पुलवामा की शक्ल में, हमेशा हमारे सामने आता रहता है, और इस तरह के हमले होते रहते हैं। तो ये थी कहानी। अब इससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी, और मैं आसिम से कहूँगा इसी से जुड़े हुए जो सवाल हों वो बताओ। सर, अर्नव हैं, वो हाँ। बोल रहे हैं क्या कश्मीर का मुद्दा रेफरेंडम करवा के हल नहीं कर सकते हैं? कश्मीर का मुद्दा रेफरेंडम करा के हल नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें यही है कि ये भी एक ऑप्शन दिया गया था, लेकिन कश्मीर का मसला एक्चुअली सिर्फ रेफरेंडम के बल पे, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ईमानदारी से रेफरेंडम भी हम लोग कराएं, और ये मालूम है मुझे कि कश्मीर के आप अगर आम लोगों से बात करें ज़्यादातर, तो वो हमेशा कहते हैं कि जो हिंदुस्तान है बहुत अच्छा है और यहाँ तरक्की है, सब कुछ है, तो वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान इसमें फिर कुछ गड़बड़ करेगा, और पाकिस्तान जो वो नहीं चाहेगा कि ये सारी चीज़ें ईमानदारी से हो, तो ये फिर जो है वो मसला अटकेगा। सर, एक शानिया जी हैं, वो बोल रही हैं कि सर इंडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो क्या बात करके आपस में इसको नहीं सुलझा सकती है? देखिए, आर्मी बात करके सुलझा सकती तो आज 72 साल तो हो गए, अभी तक तो हुआ नहीं है। 3 जंग लड़ी जा चुकी है, करगिल अलग हुआ है, खून खराबा अलग चलता रहता है। तो बातचीत करके उस मसले को सुलझाया जा सकता है जिसके सुलझाने की आपकी नीयत हो। पाकिस्तान की नीयत कभी भी नहीं है कि कश्मीर मसले को सुलझाए, क्योंकि पाकिस्तान सिंपल से एक लाइन है उसका कि वो कश्मीर से अपने आप को अलग करता ही नहीं है। तो फिर आप क्या बातचीत करेंगे? जाहिर सी बात, आप कहेंगे कि ये कश्मीर हमें दे दें, तो हम तो दे नहीं सकते, क्योंकि और ये कानूनी तौर पे भी आप जाएँ, राजा हरि सिंह जो कश्मीर रियासत के राजा थे, जिनके डोगरा राजपूत वंश से वो आते हैं और कई 100 साल से उनका वंश वहाँ पे राज कर रहा था, अगर वो भारत के साथ विलय कर जाते हैं और हुआ है, तो फिर किस बलबूते पे इस चीज़ों से हम पीछे हट सकते हैं? सर, गौतम पुंज है, हाँ, वो बोला ये लोग कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं इजीली, और हमारे इंटेलिजेंस को कैसे पता चलता है कि कितने लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है, और अगर इतना पता चल जाता तो वो उन्हें उस टाइम पे क्यों नहीं? देखिए गौरव साहब, ये बड़ा जो है ना, हम लोगों को यहाँ बैठ कर के लगता है कि बॉर्डर कैसे पार कर जाते हैं, सीमा का, ये मेरे मन में बहुत सवाल आता है। तो मैं कई बार कश्मीर गया, मैं उस सरहद पर भी गया, जो LOC है वो भी देखा, और सब कुछ देखा।
पूरा जो आप अगर भौगोलिक हालात देखें कश्मीर की पूरी और जो एलओसी की, तब तो एलओसी पे बहुत सारी फेंसिंग और सारी चीज़ें, हाईटेक चीज़ें सब कुछ आ रही हैं, लेकिन कश्मीर की जो बनावट और बसावट है और जिस तरीके से वहाँ पहाड़ी और सारे दर्रे और जो रास्ते हैं वो इतने मुश्किल हैं कि पूरी जो एलओसी की जो पूरी जितने दायरे में आता है वहाँ पे के चप्पे चप्पे पे नज़र रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। कई बार मौसम आपके ख़िलाफ़ होता है, भारी बर्फ़बारी ऐसी होती है कि उसमें सब कुछ छुप जाता है। और एक ये भी कहते हैं कि बर्फ़बारी का फ़ायदा उठाकर भी जो आतंकवादी हैं वो सरहद पार करते हैं, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो कोशिश हमारी तमाम होती है एलओसी की पे पैनी नज़र रखना सब कुछ, लेकिन वो इतने मुश्किल हालात होते हैं वहाँ पर और ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं कि वहाँ के हर चप्पे पे हर चीज़ पे पैनी नज़र रखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और उसी का फ़ायदा और कई बार मौसम का फ़ायदा आतंकवादी उठाते हैं और सरहद पार कर जाते हैं। सर अशोक जी हैं, हाँ। वो बोल रहे हैं 1947 में जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे क्या जिन्ना को इससे ज़्यादा पाकिस्तान कश्मीर तब नहीं मांग सकते थे जो अब लड़ाई कर रहे हैं? जब देखिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस वक्त एक चीज़ थी जो है ना कि आबादी के हिसाब से सब कुछ हो। तो जब जिन्ना ने कश्मीर की मांग की थी तो हालांकि उस वक्त ये इसलिए अजीब चीज़ थी क्योंकि कश्मीर एक रियासत अलग, जिसके राजा हरि सिंह राजा थे और राजा हरि सिंह को ये फैसला करना था। उसमें यहाँ पे एक चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि